एल की वैल्यू निकल आएगी। जी नेक्स्ट आपके पास है सब सीक्वेंस। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस, और एन के जो है ये आपके पास एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है नेचुरल नंबर्स का। तो उस सूरत में ए एन के जो है ये सब सीक्वेंस कहलाएगा ए एन का। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपके पास सीक्वेंस है 1/n, तो इसमें जो ए एन है, मतलब यहाँ पर अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि एन के जो है ना ये मैंने ले लिया 2n के बराबर। तो ऊपर वाला जो सीक्वेंस है उसमें n को आप 2n से रिप्लेस करेंगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। और अगर आप n के की वैल्यू 3n लेंगे तो उस सूरत में ये वाला सीक्वेंस बन जाता है। तो ये दोनों जो है ये ऊपर वाले के सब सीक्वेंसेस है। जी फर्दर इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स भी है सब सीक्वेंस से रिलेटेड। लेट ए एन बी अ सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू एल, ए एन की लिमिट एल है, देन एवरी सब सीक्वेंस ऑफ इट आल्सो कन्वर्ज टू एल। जो सीक्वेंस की लिमिट होती है अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो जो उसकी लिमिट होगी उसके सब सीक्वेंस की भी वही लिमिट होगी। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये एक नीचे एग्जांपल दी हुई है, एक और एग्जांपल आपके सामने मैं रख देता हूँ। जैसे आप एक सीक्वेंस लेते हैं -1n, अब इसका आप सब सीक्वेंस बना लेते हैं, मसलन 2n बना लेते हैं। अब जब आप 2n लेंगे तो ये इवन नंबर्स होते हैं, और इवन नंबर्स को जब हम पावर में लेकर आते हैं तो ये 1 बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, तो कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाने की वजह से इसकी लिमिट 1 आ गई। अब जो ओरिजिनल सीक्वेंस आपके पास था ये तो डाइवर्जेंट है, लेकिन इसका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है। तो ऊपर हमने कहा कि जो सीक्वेंस की लिमिट होती है वही सब सीक्वेंस की होती है, लेकिन कन्वर्स में हम ये कह रहे हैं कि अगर सब सीक्वेंस की कोई लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो फिर ये लाजमी नहीं है कि सीक्वेंस की भी वही लिमिट हो। अच्छा, मेन आर्ट की कंडीशन है तो हो भी सकता है कि जो सब सीक्वेंस की लिमिट है ना वही सीक्वेंस की लिमिट बन जाए, लेकिन उस सूरत में एक्स्ट्रा कंडीशन होगी। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट में देखते हैं कि अगर ए एन एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है और इसका एक सब सीक्वेंस भी है जो कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो ए एन जो है वो भी उसी को कन्वर्ज करेगा। मतलब जो सीक्वेंस की लिमिट है वो तो लाजमी तौर पे सब सीक्वेंस की लिमिट होगी, लेकिन जो सब सीक्वेंस की लिमिट है वो सीक्वेंस की लिमिट उस वक्त बनेगी जब सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह थ्योरम नंबर 3 है कि लेट ए एन बी अ सीक्वेंस such that all convergent subsequence of it converge to same limit, then an converges to that limit। अब ये एक और कंडीशन दे दी कि अगर सब सीक्वेंसेस जो हैं उन तमाम सब सीक्वेंसेस वो एक सिंगल लिमिट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो फिर जो ओरिजिनल सीक्वेंस होगा वो भी उसी को कन्वर्ज कर जाएगा। जी यहाँ पर थ्योरम नंबर 4 में बोल्जानो-रिस्ट्रेस थ्योरम की एक और स्टेटमेंट दी हुई है, वो लिमिट पॉइंट की सेंस में थी, यहाँ पर ये सब सीक्वेंस की सेंस में है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कि जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है ना उसका हमेशा एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है। अब सीक्वेंस खुद जो है वो कन्वर्जेंट ना भी हो, लेकिन यहाँ पर जो कि सीक्वेंस के मुतालिक तो नहीं बताया वो जी हम एग्जांपल ले रहे थे, ये ए एन इज इक्वल टू -1n। अब ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका अभी मैंने एग्जांपल दी कि ये इसका सब सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो हर बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो लाजमी तौर पे एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। थ्योरम नंबर 5 है कि एवरी सब सीक्वेंस ऑफ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आल्सो मोनोटोनिक। जो मोनोटोनिक सीक्वेंस का सब सीक्वेंस होता है वो भी मोनोटोनिक होता है।
सिमिलरली थ्योरम नंबर 6 है कि एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। अब यहाँ पर भी सीक्वेंस पे कोई कंडीशन नहीं है कि वो मोनोटोनिक है या नहीं है। तो बात ये की गई है कि एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। फर्दर आपके पास डाइवर्जेंस क्राइटेरिया है कि इफ अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज देन द सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस इन दोनों कंडीशन में से किसी एक को फॉलो कर जाता है तो फिर वो लाजमी तौर पे डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगा। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली प्रॉपर्टी है कि सीक्वेंस हैज टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट्स आर नॉट सेम। इसकी एग्जांपल ये ऊपर ही हमने लिखी हुई है कि -1 रेज़ टू पावर n है। अब एक तो आपने इसका ये सीक्वेंस बना लिया, एक और सब सीक्वेंस इसका बना लें 2n-1, मतलब ऑड पावर लेते हैं। ऑड पावर लेते हैं तो ये -1 बन जाता है। अब ये सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है, कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है, इसकी लिमिट 1 है। ये सीक्वेंस भी सब सीक्वेंस जो है ये भी कन्वर्जेंट है, इसकी लिमिट -1 है। दोनों कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं, लेकिन दोनों की लिमिट जो है वो सेम नहीं होने की वजह से ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी आपके सामने मैं रख देता हूं कि an इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n है और 1 + 1/n। अब ये प्रीवियस एक एग्जांपल भी मैंने लिखी हुई है कि ये डाइवर्जेंट है, ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट है। अब इसका अगर आप a2n सीक्वेंस बना लेते हैं तो वो आपके पास बन जाएगा 1 + 1/2n। इसकी अगर आप लिमिट निकालें तो 1/n जो है ये 0 को अप्रोच कर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी लिमिट 1 निकल आएगी। इसी तरह इसका एक और सब सीक्वेंस अगर आप बना लें 2n-1, अब ये ऑड लेनी है पावर आपने, तो ये बन जाएगा -1 और -1/n को रिप्लेस कर दिया हमने 2n-1 के। अब इसकी लिमिट क्या बनेगी? इसकी लिमिट -1 आ जाएगी। तो ये भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, ये भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। इसकी लिमिट 1 है और इसकी लिमिट -1 है। तो देखें ये दोनों कन्वर्जेंट होने के बावजूद इनकी लिमिट डिस्टिंक्ट होने की वजह से ये जो सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट नहीं है। तो ऊपर जो थ्योरम आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी कि अगर सारे सब सीक्वेंसेस की लिमिट सेम आ जाती है तो फिर वो कन्वर्जेंट होता है। तो ये उसका कन्वर्स आ गया कि अगर वो सेम नहीं आती, लिमिट्स जो है वो सेम नहीं आती हैं, उनमें से दो डिफरेंट लिमिट्स आ जाती हैं, तो फिर वो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा बल्कि वो डाइवर्जेंट।